हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए स्टूडेंट्स को अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। चाहे वो सीए फाउंडेशन पे अकाउंटिंग हो, सीए इंटर पे एडवांस अकाउंटिंग हो और सीए फाइनल पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट हो। ये मैं तीनों सब्जेक्ट्स अपने सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी सीए फाउंडेशन का जो अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसका पार्ट नंबर 2। हमने पहला पार्ट कर लिया था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, जहाँ पे हमने बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, जहाँ से आपसे ट्रू फॉल्स या फिर कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहले वाले पार्ट से भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि वहाँ से नहीं पूछा जा सकता, बट यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा चांस होता है पूछे जाने का। और जो अभी अपन शुरू में ही टॉपिक करेंगे, ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट वाला, इसमें से तो आप मान के चलो कि हमेशा हर अटेम्प्ट में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ही होगा, चाहे ट्रू फॉल्स में होगा या फिर छोटे क्वेश्चन में होगा। अगर 2 अटेम्प्ट होते हैं ना सीए फाउंडेशन में, तो उसमें से एक अटेम्प्ट में तो ये क्वेश्चन आपको 101% मिल ही रहा है। 2 से 2 अटेम्प्ट में हो जाए, 2 में से 2 अटेम्प्ट में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 में से एटलीस्ट एक अटेम्प्ट में तो इसका क्वेश्चन होगा। और ये बहुत आसान है, बच्चों को पता नहीं क्यों कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट ये है बहुत ज़्यादा आसान। शुरुआत करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की, बट उससे पहले मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन के बटन से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। आप लोग वीडियोस तो देखते हो, बट आप में से 60% लोग वीडियोस देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उससे हमें बहुत डीमोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरुआत करते हैं जी अपने टॉपिक से, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। एक बिजनेस में ना बहुत तरह के खर्चे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एग्जांपल ये मान रहा हूँ कि मेरा ना शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है मेरा? शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है जी। आज ही के दिन मैंने 2 तरह की पेमेंट्स करी हैं। मैंने 2 चेक काटे आज। सबसे पहली पेमेंट मैंने करी थी थ्रेड्स परचेज करने के लिए। भैया थ्रेड्स परचेज करूंगा, उसी से शर्ट बना के आके बेचूंगा ना, इस शर्ट को तभी तो बना के बेचूंगा। दूसरी पेमेंट मैंने करी थी एक स्पिनिंग मशीन के लिए। उसमें थ्रेड जैसे गोल गोल घूमती हैं और शर्ट बन के आ जाती है। तो ये मैंने एक स्पिनिंग मशीन की पेमेंट करी है और एक थ्रेड्स की परचेज करी है। दोनों पेमेंट्स करी हैं, दोनों मेरे बैंक से गई हैं। इसकी एंट्री आएगी जी परचेजेस टू बैंक, इसकी आएगी जी मशीनरी टू बैंक। दोनों ही मेरे क्या हैं? एक्सपेंडिचर हैं। क्या ये दोनों सारे एस्पेक्ट्स में सेम ट्रांजैक्शन है? क्या इन दोनों की नेचर बिल्कुल सेम है ट्रांजैक्शन की? क्या इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है? सर बस एक ये फ़र्क है, आपने क्रेडिट तो टू बैंक किया है, बट इसमें डेबिट परचेजेस किया और इसमें मशीन की है, दैट्स इट। और कोई फ़र्क नहीं है इनमें। जो पहली मशीन है ना, ये थ्रेड्स वाली, ये जो जब आपने थ्रेड्स खरीदी है ना, ये वाली जो आपकी परचेजेस डेबिट हुई है, ये आपकी P&L अकाउंट में चली जाएगी। मतलब ये आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट में, मतलब ये आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट का खर्चा है। फटाफट से बताओ, हम P&L और ट्रेडिंग को ना रेवेन्यू स्टेटमेंट कह देते हैं। हम P&L और ट्रेडिंग को रेवेन्यू स्टेटमेंट कह देते हैं और बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट कह देते हैं। कहीं आपसे पूछेगा नहीं, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स यू शुड नो दिस। ठीक है जी। क्या ये मेरी परचेजेस रेवेन्यू स्टेटमेंट में जाएगी? हाँ जी सर। ये वाली जो मशीन आपने खरीदी है, ये कहाँ जाएगी? सर ये तो एसेट बन जाएगा, ये तो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है। अब जो भी खर्चा आप कर रहे हो, अगर वो खर्चा आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रेवेन्यू स्टेटमेंट में जा रहा है, तो उस खर्चे को हम कह देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कह देते हैं हम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, हो गई जी बात। अब ये जो मशीन खरीदी है, मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो जाएगी P&L में, ठीक है, बट क्या मशीन P&L में जाएगी? नहीं सर, ये तो नहीं जाएगी।
जो चीज़ आपकी P&L में ना जाए। अब मेरे को एक बात बताओ मशीन खरीदने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? ना खरीदते स्पिनिंग मशीन, आपको कोई कह रहा था सर मशीन नहीं खरीदेंगे तो बिज़नेस कैसे बढ़ेगा, हम अगर मशीन नहीं खरीदेंगे तो हमें बाकी लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा, बाकी लोगों के ऊपर हमारी डिपेंडेंस हो जाएगी, हम अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। अगर हमको बिजनेस अपना एक्सपेंड करना है तो मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि ये वैसा एक्सपेंडिचर है जो आपको आपकी कैपेसिटी एनहेंस करने के काम आ रहा है, या फिर मैं वो कहूँ ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपकी कैपेसिटी एनहेंस करता है प्लस ये आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये आपकी कैपेसिटी एनहेंस करता है और ये आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है? यहाँ तक आपको बात ओके हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है। इस तरह के खर्चे को जो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, जो आपकी कैपेसिटी एनहेंस करते हैं, उनको अपन कह देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कह देते हैं हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो मेरे P&L में मेरे रेवेन्यू स्टेटमेंट में आता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे मेरी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको यहाँ से पढ़ाऊँ आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोवाइड अ बेनिफिट ओवर द लॉन्गर टर्म। अब मेरे को बताओ, आपने मशीन खरीदी थी, क्या इस मशीन का बेनिफिट आपको बहुत सालों तक मिलेगा? मिलेगा। जो आपने आज थ्रेड खरीदा वो तो आप अगले महीने शर्ट बना के बेच दोगे, उससे अगले महीने पैसे आएंगे, उसके अगले महीने खर्च दोगे, तो इसका मतलब है कि इसका बेनिफिट 2-3 महीने तक ही मिला। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक आपको मिलता रहेगा, वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा खर्चा है जिसका बेनिफिट बस करंट पीरियड में ही मिलेगा। आपने अभी थ्रेड खरीदा, अभी कपड़ा बनाया और बेच दिया, बात खत्म हो गई। एनहेंसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको हेल्प करता है कि आप अपने बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाओ, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है? बस आप अपनी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन कर पाओ। अब आपने नई मशीन खरीदी है, नए ग्राहक आएंगे, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपका पैसा जो बढ़ेगा। बट अगर आप आज यान खरीद रहे हो, कल भी यान खरीदा, तो उससे आपकी कैपेसिटी ना मेंटेन रहती है। ऐसा कुछ नहीं है दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, बस मेंटेन है। हाँ जी, यान खरीदते हैं, कपड़ा बना के बेच देते हैं। तो ये कौन सा हो गया आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देख लो, परचेज ऑफ मशीन, कार एंड फर्नीचर, जिससे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरी ऑफ स्टाफ एंड अकाउंटिंग। जैसे ये क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस और सैलरी आपके P&L में जाती है? फटाफट से बताओ, जाती है। तो ये वाले आपके कौन से खर्चे हो गए? रेवेन्यू के। और ये वाले आपके कौन से खर्चे हो गए? कैपिटल के। बाहर यहाँ तक बात ओके हो गई आपको? तो ये एक डिफरेंस था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर की बात हो गई। अब आप आ जाते हैं जी अगले रेवेन्यू पे आ जाते हैं। रेवेन्यू में भी आपके कैपिटल रिसीट्स होती हैं और आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। आज मेरे बैंक अकाउंट में मेरे घर आई एक नन्ही परी। मेरे बैंक अकाउंट में आई 2 ट्रांजेक्शन्स, 2 नन्ही नन्ही परियाँ। एक आया मेरे को पास कस्टमर से पैसा, कस्टमर को मैंने सेल करी थी, अगले पैसा पे कर दिया, कस्टमर पेड मनी, उसने मेरे को पैसा पे कर दिया, वो पैसा मेरे पास आ गया। दूसरा पैसा मेरे पास, दूसरी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन जो मेरे पास आई, वो आई, मैंने एक्चुअली क्या किया था, मेरे पास ना एक मशीन पड़ी थी, वो मशीन मैंने बेच दी थी। तो उस मशीन को बेचने की वजह से जो भी मेरे पास पैसा आया वो आज मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। क्या ये 2 तरह की ट्रांजैक्शन है? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, और इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ये नोट भी कर सकते हो, ठीक है जी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो नोट भी कर सकते हो, आपको इजी हो जाएगा। अब ये वाली 2 ट्रांजैक्शंस जो हैं, क्या इन दोनों ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि ये रिसीट्स तो हैं। जो भी जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं? रिसीट्स। तो इसका मतलब है कि ये रिसीट्स हैं। क्या मेरे को आप बता सकते हो इसमें से कौन सी रिसीट है? सॉरी, यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन आएगा।
क्या आप मेरे को इसमें से वो बता सकते हो कि यहाँ पे ऐसी कौन सी रिसीट है जो कि मेरे रेवेन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड है और जो कि रोज़मर्रा की रिसीट है, मतलब ये रोज़ ही इस तरह की रिसीट्स मेरे बैंक अकाउंट में आती ही होंगी। ऐसी कौन सी रिसीट है? इसमें से कौन सी रिसीट है जो आपके P&L को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है? मेरे को एक बात बताइए, कस्टमर ने आपको पैसा दिया था, क्यों पैसा दिया होगा? क्योंकि आपने सेल करी होगी, ठीक है। क्या वो सेल आपके P&L में आ रही होगी? P&L में नहीं, मतलब आपके क्या रेवेन्यू स्टेटमेंट में आ रही होगी? आपके ट्रेडिंग में आती है ना सेल, तो ट्रेडिंग क्या है? आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट है। तो ऐसी जो भी रिसीट जिसका इफेक्ट P&L में आता है, ऐसी जो भी रिसीट जिसका इफेक्ट P&L में आता है, उस रिसीट को आप कह देते हैं रेवेन्यू रिसीट। वो रिसीट जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे अब मेरा काम थ्रेड्स का है, ठीक है, मेरा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया कस्टमर मेरे को पैसे देगा। अब ये मशीन बेची है, क्या मेरा काम मशीन बेचने का है? क्या मैं मशीनें खरीदता बेचता रहता हूँ? नहीं। हाँ, ये जो मशीन थी यूज़ मेरे बिजनेस में ही हो रही थी। अगर मैं कह रहा हूँ कि मशीन सोल्ड मेरे बिजनेस में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और मशीन थी जो मैंने बेच दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मशीन मैंने सेल करी है, ये क्या मेरा मशीन बेचने का काम है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो आपकी रिसीट है, ये आपकी रेवेन्यू स्टेटमेंट में नहीं आएगी। सर हमने मशीन बेची थी, तो मशीन पे अगर गेन होगा तो भी रेवेन्यू स्टेटमेंट में आएगा, अगर लॉस होगा तो भी रेवेन्यू स्टेटमेंट में आएगा। मान लिया कि वो आएगा, बट मेरे को एक बात बताओ, क्या ये बैंक अकाउंट आएगा? क्या ये जो बैंक में से पैसा आया, क्या ये आपके P&L में आएगा? नहीं आएगा। बट ये वाला जो सेल करके जो पैसा आया है, ये तो आपके P&L में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 रुपया था, आपने 100 रुपये की सेल अपने यहाँ पर दिखाई होगी ना, 100 रुपये की सेल अपने ट्रेडिंग में दिखाई होगी कि नहीं दिखाई होगी? और यही 100 रुपया आपके बैंक अकाउंट से आ रहा है, तो ये क्या ये 100 रुपीज़ आपके P&L को, आपकी रेवेन्यू स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अब आपने फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपये की मशीन पड़ी थी, आपने 90 रुपीज़ की बेच दी, आपके P&L में क्या आएगा? सिर्फ 10 रुपये आएगा। क्या ये 90 रुपीज़ आएगा क्या आपके P&L में? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये 90 मेरे P&L को इफेक्ट ही नहीं कर रहा। मेरे P&L के रिलेटेड आइटम क्या है? ये सेल है। तो ये वाली मेरी क्या हो जाती है? रेवेन्यू रिसीट। और इसके अलावा जो भी होगी उसको मैं क्या कह दूंगा? कैपिटल रिसीट। डिफरेंस पढ़ लेते हैं इन दोनों में। कहता जी कैपिटल रिसीट में क्या आएगा? विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर। ओ वाओ, तो फिर रेवेन्यू पढ़ लेते हैं। कहता वो रिसीट्स विच आर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड मेरे को पैसा आया है। ध्यान रहे, जो मैंने मशीन बेची है वो भी मशीन मेरे बिजनेस की ही थी, पर क्या मेरा मशीन बेचने का काम है? नहीं, मेरा शर्ट बेचने का काम है। तो जो पैसा शर्ट बेचने की वजह से आएगा, मैं उसको रेवेन्यू रिसीट मानूंगा। ओके, हो गई जी बात। फिर नेक्स्ट वो क्या कहता कैपिटल रिसीट्स आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द P&L। वही मैंने आपको बता दिया, क्या 90 रुपीज़ मैं P&L में क्रेडिट करूंगा क्या? नहीं। रेवेन्यू रिसीट्स आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द P&L। जो आपने रेवेन्यू कमाया, जैसे 100 रुपीज़ का कमाया, वो सीधा सीधा कहाँ हो गया? मेरे P&L में चला गया। ठीक है जी, नोट करना है, नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे फिक्स्ड एसेट को सेल करना, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन ले लेना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? मेरे कैपिटल रिसीट्स में आ जाती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या चीज़ें आती हैं? सेल ऑफ गुड, ये सारी चीज़ें। ओके, हो गई जी बात, चल सकते हैं जी आगे। तो यहाँ पर ये आपका ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ जी कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे। एसेट्स और लाइबिलिटी सबसे पहले तो अपा यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। हमने जब से हमने अकाउंट शुरू किया है, हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते आए हैं। एसेट क्या होता है? ये मेरा एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है जिसकी वजह से मेरे को इनफ्लो होता है रिसोर्सेस का। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मशीन है,
उस मशीन से मैं सामान बनाता हूँ, उस सामान को बेच के मैं पैसा कमाता हूँ। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी मशीन है वो एक ऐसा रिसोर्स है मेरा, जिसकी वजह से मेरे को पैसे का इनफ्लो होता है। उस मशीन से सामान बनाऊंगा तभी बिकेगा मार्केट में, तो मैं कह सकता हूँ कि उससे मेरा क्या होता है, इनफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज होता है। क्या आपको यहाँ तक चीज़ ओके हो रही है? लाइबिलिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मेरी एक ऑब्लिगेशन होती है, मेरे सर का एक बोझ होता है, मेरे सर पर एक बोझ है जिसकी वजह से मेरे पैसे का आउटफ्लो होता है। वो एक ऐसा बोझ है मेरे सर पे जिसकी वजह से मेरे पैसे का आउटफ्लो होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने पिछले साल किसी बैंक से लोन लिया था। बैंक वाले को मैंने कहा था यार 1 साल का लोन दे दे। चलो, अब वो बैंक के लोन की रीपेमेंट की डेट आ गई है। क्या मेरे दिमाग पे बोझ है कि यार ओ शिट, मेरे को बैंक को लोन पे करना है? क्या मेरे दिमाग पे ये बोझ है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो अगर मेरे दिमाग पे ये बोझ है तो क्या ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है जो मेरे दिमाग पे मंडरा रही है? बिल्कुल मंडरा रही। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, ये मेरी एक लाइबिलिटी है जिसकी वजह से मेरे को पक्का पता है। अब एसेट में भी मेरे को पक्का पता है, पक्का, मैं बार बार पक्के की बात कर रहा हूं कि मैं किसी चीज को एसेट तभी कह दूंगा जब मेरे को पता है कि पक्का पक्का इस मशीन को यूज करके मेरे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज आएंगे। लाइबिलिटी को मैं क्या कह देता हूं कि पक्का पक्का मेरे से इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मेरे से पैसे का आउटफ्लो होगा। अगर मेरे को बैंक लोन की रीपेमेंट करनी है तो मेरे से पैसे जाएंगे। एसेट और लाइबिलिटी तब कहलाए जाएंगे जब मैं पक्का हूं पैसा आएगा और पैसा जाएगा से रिलेटेड। एसेट में पैसा आएगा और लाइबिलिटी में पैसा जाएगा, मैं पक्का हूं। बट जब मैं कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लाइबिलिटी की बात करता हूं, यहां पे जब मैं वर्ड आगे कंटिंजेंट लिख देता हूं, तो इसका क्या मतलब है? कंटिंजेंट एज अ वर्ड का मतलब ये होता है कि पता नहीं यार, शायद ये एक एसेट है, शायद ये एक लाइबिलिटी है। आप पक्का नहीं कह सकते कि ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके बारे में आप पक्का नहीं कह सकते कि यार हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तो अभी आपको बैंक लोन की एक एग्जांपल दी थी जहाँ पे मेरे को पक्का पता है कि मेरे पास से अगर फॉर एग्जांपल मैंने पिछले साल लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से, तो मेरे को पक्का पता है कि भैया अभी मेरे को कुछ दिनों के बाद लाख रुपए का लोन रीपे करना पड़ेगा। आई एम 100% श्योर। वर्सेस मेरे एक कस्टमर ने मेरी कंपनी के ऊपर केस कर दिया। उसने कहा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत बेकार हैं। हम भी वो केस लड़ रहे हैं, वो भी एक केस लड़ रहा है। वकील कहते कि हो सकता है कि हम ये केस हार जाएं। वकील कहता हम पूरे तथ्य रखेंगे, हो सकता है कि हम ये केस हार जाएं और हारने पर हमको 50,000 रुपया उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा एज अ कंपनसेशन। मैंने कहा पक्का बताओ? कहता पक्का नहीं पता। कहता शायद हो सकता है कि हमको 50,000 रुपये पे करने पड़ जाएं। क्या ये इसको 50,000 को मैं क्या एक लाइबिलिटी मान सकता हूं? क्या इस 50,000 को मैं लाइबिलिटी मान सकता हूं? सर अभी ना पक्का नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है 50,000 देने पड़ जाए, हो सकता है कुछ भी ना देना पड़े। तो इसका मतलब है कि ये एक लाइबिलिटी है जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज होगा, जिसकी वजह से मेरे से पैसा जाएगा। बट अभी मैं पक्की तरह नहीं कह सकता, अभी शायद वाली स्टेज पे है। तो इस तरह के 50,000 को मैं क्या कह दूंगा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी की क्या है। अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं लाइबिलिटी कहता हूं ना, लाइबिलिटी में मैं पता क्या कह देता हूं? लाइबिलिटी में मैं कह देता हूं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? अब बैंक से लोन ले रखा है तो वो मेरी ऑब्लिगेशन है, आज के टाइम पे वो ऑब्लिगेशन प्रेजेंट करती है। बट जब मैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, हो सकता है देना पड़े।
अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, अब मैंने पीछे कभी अब कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दी होगी या फिर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तभी उसने आज केस किया है। तो ऐसी ऑब्लिगेशन जो हो सकता है मेरे को पे करनी पड़े, किसकी वजह से, क्योंकि मैंने पास्ट में कोई कांड कर दिया था, एंड मे अराइज इन द फ्यूचर, और मेरे को फ्यूचर में जब कोर्ट केस का जजमेंट आएगा तब पैसा पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द अक्रेंस और द नॉन अक्रेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन इवेंट। अगर तो हम केस जीत गए फिर तो पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, अगर हम केस हार गए तो पैसा पे करना पड़ेगा। और ये किस पर डिपेंड करता है, फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स पर, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पर ये चीज़ डिपेंड करती है। क्या आपको ये लाइन कंटिंजेंट लाइबिलिटी की ओके हो गई? क्योंकि वो आपको कंटिंजेंट लाइबिलिटी ना पूछ सकता है कि डेफिनेशन बताओ, तो जो मैंने ब्लू में ये हाईलाइट करके दे रखा है ना आपको, दिस इज इट, अगर आप ये लिख के आ जाओगे ना पेपर में तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, it is not probable that the outflow will required and the reliable estimates cannot be made। अब कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि शायद हो सकता है, पता नहीं पैसा देना पड़े ना देना पड़े, बट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि अभी तक हम वी आर नॉट प्रोबेबल कि भैया आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स होगा या नहीं, अभी तक हमको पता ही नहीं है कि देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, और रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब सामने वाले ने, कस्टमर ने तो कोर्ट में कह दिया कि 50,000 रुपये दो, कोर्ट 50,000 का भी ऑर्डर दे सकता है, कोर्ट कह सकता है अरे तुमने इतना डैमेज कर दिया, तुम 50,000 नहीं तुम 1,00,000 रुपया पे करोगे, या कोर्ट कह सकता है चलो यार मामला रफा दफा करो, 10,000 रुपये दे के काम सेटल करो, कुछ भी हो सकता है। अमाउंट का मेरे को सर्टेनिटी है ही नहीं ना, मेरे को यही नहीं पता जीतूंगा कि हारूंगा तो पता नहीं कोर्ट 50,000 बोल ले, 10,000 बोल ले या 1,00,000 रुपये बोले, कुछ नहीं कह सकता। तो मैं अभी प्रोबेबल ही नहीं हूँ कि ये पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, और मैं एस्टिमेट ही नहीं बना सकता। तो इसीलिए वो ये क्या कहता ये जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ना, इसकी मैं कोई एंट्री नहीं डाल सकता। हमेशा यहाँ पे लिख लो कंटिंजेंट लाइबिलिटी की नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की कोई एंट्री नहीं होगी। अगर आपको याद हो, हम ऊपर मेजरमेंट का एक कंसेप्ट पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो उसने कहा था कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों की एंट्री डालोगे जिनको आप रिलायबली मेजर कर पाओगे। क्या इस कोर्ट के जजमेंट की चीज़ में क्या मैं रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहा हूँ कि मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा और कितना पैसा नहीं देना पड़ेगा? मैं कुछ नहीं एस्टिमेट कर पा रहा। तो इसीलिए इन दोनों रीजंस की वजह से मैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी की कोई एंट्री नहीं डालूंगा। एग्जाम्पल ध्यान रखने बहुत ज़रूरी हैं। क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज एज अ डेट, गारंटी गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, लाइबिलिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंटेड बिल एंड स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज अंडर डिस्प्यूट। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आती हैं। सबसे पहले क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज एज अ डेट, गारंटी गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आपने कहा कि सर हमको ना पढ़ाई तो चलो होती रहेगी, हमको ना थोड़ा साइड हसल भी करना है, तो हम ना मोमोज़ की कार्ट लगाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है लगा लो, कोई टेंशन थोड़ी है। तो मैंने कहा बैंक के पास चले जाओ, अब आप सारे स्टूडेंट्स थे ठीक है फाउंडेशन के, तो आप बैंक वाले के पास चले गए। तो बैंक वाले को जाके कहा कि हमको 50,000 रुपये चाहिए, हमको मोमोज़ की कार्ट लगानी है। बैंक वाले ने आपकी शक्ल देख के आपको भगा दिया कि बच्चों को लोन नहीं मिलता, ये कोई बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। आप आ गए मेरे पास कि सर ऐसे लोन नहीं मिला। मैंने बैंक वाले को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे मेरी जान पहचान के, तो उनको लोन दे देना। बैंक वाला मेरा नाम सुनते ही अपनी सीट पे खड़ा हो गया और उसने कहा कि आपको 50,000 का लोन चाहिए, मैं आपको 5 लाख का लोन देता हूँ। आपने मानस सर का नाम ले लिया, बस बात तो ख़त्म हो गई यहीं पर ही, चलो आपको लोन मिल गया। बैंक वाले का मेरे को फ़ोन आया, कहता सर आपके स्टूडेंट्स को लोन तो दे दिया। मैंने कहा हाँ जी थैंक यू। कहता सर हमको ना अभी भी डर है कि ये बच्चे पता नहीं बिज़नेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पैसा डूब ना जाए। मैंने कहा नहीं कर लेंगे। वो कहता सर आप एक काम करो, आप इनके गारंटर बन जाओ। मैंने कहा मतलब? कहता देखो जी अगर कल को ये बच्चे पैसे लौटा ना पाए तो उनके बिहाफ पर आप 50,000 रुपया बैंक को दोगे, क्या आप ये गारंटी देना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पे? मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स है कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मैंने गारंटी दे दी। जब भी मैं आपकी कार्ट के सामने से जाता था तो मैं देखता था आप लोग खुद ही मोमोज खा रहे होते थे, ग्राहक तो कोई आ नहीं रहा था।
मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने उसको बैंक वाले को गारंटी दी थी फ़ोन पे, आपको लगता है मेरे को इस चीज़ की कोई एंट्री डाल लेनी चाहिए थी उस टाइम पे? क्या मेरी बुक्स में इस चीज़ की कोई एंट्री डालनी चाहिए? क्या मैंने बैंक वाले को कोई पैसा पे किया है? क्या मैंने स्टूडेंट्स को पैसा पे किया है? क्या स्टूडेंट्स ने मेरे को कोई पैसा पे किया है? नहीं, कोई सर पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि आप लाइबिलिटी बनाना भी चाहो, टू लाइबिलिटी, डेबिट किसको करूँगा? मैं कहता हूं कि आप लाइबिलिटी बनाना भी चाहो, डेबिट किसको करूंगा? डेबिट तो हो ही नहीं सकता। प्लस मैं ये लाइबिलिटी बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे सिर पे आ थोड़ी गई है। ये तो ऐसा है कि अगर स्टूडेंट्स ने पे नहीं किया तो मेरे को पे करना पड़ेगा। फ्यूचर में अनसर्टेन है, पक्का नहीं हो गया, ठीक है जी। तो यहां पर जब मैं गारंटी देता हूं इन द रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी में, तो वो मेरी क्या बन जाती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ध्यान रखना है बिल डिस्काउंटेड भी। अब आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वहां पे करोगे। तो अब जब आज आपके पास एक बिल रिसीवेबल आया, आपने बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया, कहा यार मेरे को पैसे चाहिए तो मेरे को बिल डिस्काउंट करके दे दो। तुम एक काम करना, तुम 3 महीने बाद या जब भी मैच्योरिटी होगी उससे सीधा पैसा ले लेना। आप ले आए, बैंक वाले ने भी दे दिया, चलो सॉरी 100 रुपये का बिल था, बैंक वाले ने 10 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के 90 रुपीज़ मेरे को दे दिए। मेरे पास 90 रुपीज़ आ गए। अब कई बार मैं रात को सोच रहा होता हूँ कि यार अगर मेरे डेटर ने बैंक वाले को पैसे ना दिए, बैंक वाला तो मेरे से 100 रुपये लेने आ जाएगा, ऊपर से नोटरी चार्जेस डाल लेगा वो अलग। क्या मेरे दिल में धक धक होगी थोड़ी सी कि यार हो सकता है कि वो पैसे ना दे बैंक वाले को? क्या ये चीज़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो जो अब मैंने तो बिल करवा लिया डिस्काउंट, अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर उसने पैसे ना दिए तो मेरे को बैंक वाले को पैसे देने पड़ेंगे। क्या यहाँ पे फिर से अगर का और शायद का पॉइंट आ गया? तो फिर ये भी मेरी क्या हो गई? कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेट। वही, अब मेरी जो फैक्ट्री है वो किसी विलेज टाइप में है फॉर एग्जांपल, तो मेरी फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है ना, वो मेरी फैक्ट्री नहीं है, छोड़ो किसी और की फैक्ट्री है मैं तो किसी की फैक्ट्री है, ठीक है, उसकी फैक्ट्री विलेज में है, तो उसकी फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है ना वो बाहर ही फेंक देता है, वो उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करता। तो जो वहाँ के लोकल्स थे उन वो क्या करते हैं, वो लोग धरना लगा देते हैं, वो लोग पोल्यूशन बोर्ड के पास जाके कंप्लेंट कर देते हैं, न्यूज़पेपर में दे देते हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं जब रात को सो रहा होऊंगा, क्या मेरे दिल में धक धक हो रही है कि यार अगर कल को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो गया तो मेरी तो लंका लग जाएगी, मेरे को तो पेनल्टी लग जाएगी? क्या मेरे दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। अब ये ऐसा क्लेम है जो कि एंटरप्राइज के सामने आ सकता है, आया नहीं है, हो सकता है कि आ जाए, तो इसको भी मैं क्या कह दूंगा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। और ये ऐसा क्लेम है जो कि डेट नहीं है, मैंने किसी से उधार थोड़ी लिया जो मेरे को डरने की जरूरत है, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा डर है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ओके, हो गई जी बात। नेक्स्ट, अब मैं आ जाता हूं जी कंटिंजेंट एसेट पे। अब आप लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी को क्या करोगे? अगर आपके सामने कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी आती है, क्योंकि मैंने आपको बोला उसकी एंट्री तो होगी नहीं कंटिंजेंट लाइबिलिटी की, अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी की एंट्री नहीं होगी तो वो जर्नल में नहीं आएगा, जर्नल में नहीं आएगी तो लेजर में नहीं आएगी, लेजर में नहीं आएगी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी, ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी तो मतलब P&L ट्रेडिंग या आपके बैलेंस शीट में नहीं आएगी। पर दिखाएंगे तो यहां पे लिखा अ एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, क्योंकि उसकी कोई एंट्री नहीं डाली। हाउएवर इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में तो इसको दिखाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं कि जब आपकी बैलेंस शीट पूरी तैयार हो जाती है ना, तो उसके लास्ट में आप सिर्फ एक नोट लिख देते हो कि मेरे को ये डर लग रहा है कि जो एनवायरनमेंट की वजह से मेरे को जो मैं नुकसान कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरे को लगता है कि कल को मेरे को पेनल्टी लग सकती है। या फिर अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा मैंने अपने स्टूडेंट्स को लोन दिलवाया था बैंक से, तो अगर मेरे स्टूडेंट्स को 50,000 का लोन ना दे पाए तो मेरे को 50,000 रुपये देना पड़ जाएगा। ये मैं क्या लिखूंगा? ये मैं बैलेंस शीट के नीचे लिखूंगा, बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखूंगा। इसको क्या कहते हैं? नोट्स टू दी बैलेंस शीट। बिल्कुल कहाँ पे लिखूंगा मैं? नोट्स टू दी अकाउंट्स में इसको डिस्क्लोज कर दूंगा। ओके, हो गई जी बात। ये आपकी क्या हो गई? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्या था, आपको कहीं ना कहीं वो पूछ सकता है कि ये बैलेंस शीट P&L में आएगा, आप क्या कहोगे? नहीं, ये नोट्स टू अकाउंट्स में
आएगा। कंटिंजेंट एसेट क्या होता है? अब जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी भी क्या होती थी, हो सकता है कि मेरे को नुकसान हो जाए, वैसे ही कंटिंजेंट एसेट भी क्या कहता है, हो सकता है कि मेरे को फ्यूचर में फायदा हो जाए। दोनों, अब कंटिंजेंट लायबिलिटी में नुकसान है, एसेट में फायदा है। तो कहता है अ पॉसिबल एसेट जो कि पास्ट इवेंट की वजह से आ सकता है, बट आपको पता नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। आप अभी पक्का ही तरह कह ही नहीं सकते कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे। जो ब्लू में है इसको ध्यान में रख के हम जाएंगे। कंटिंजेंट लायबिलिटी को तो उसने कह दिया था कि भैया बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में जरूर लिख देना, पर कंटिंजेंट एसेट को आप अपने नोट्स टू अकाउंट्स में भी डिस्क्लोज नहीं करोगे। कंटिंजेंट एसेट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप वहां पर डिस्क्लोज नहीं करोगे। इट इज ओनली डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, दैट इज रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको क्या ध्यान में रखना है आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट का मतलब समझ में आ गया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो आपके नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी और ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगी। इसको लिख लो कहीं पे कि जो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो आपकी नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है। बट कंटिंजेंट एसेट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा। वो कहां पर आएगा? वो आपका रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएगा। वो आपका कहां पर आएगा? रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएगा। ठीक है जी, यहां तक ओके हो गई बात। अब आगे चल जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी, ये तो हमने समझ लिया कि अब लायबिलिटी क्या होती है, ये आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है जी, जो कि पास्ट से अराइज हुई है। बट कंटिंजेंट में क्या होता है कि आप ये प्रोबेबल नहीं हो, इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। दिस इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज योर पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, यहां तक बात ओके हो गई आपको। नेक्स्ट आगे वो क्या कहता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब यहां पर डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी काट के यहां पे लिख लो प्रोविजन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन? प्रोविजन क्या होती है? अब मेरे को एक बार बताओ, आपने जब से अपना अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया है, आप लोग प्रोविजन के नाम पर सिर्फ एक प्रोविजन पढ़ रहे हो, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप ये चीज़ पढ़ रहे हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता था कि मेरे को लगता है कि अगले साल मेरे को ये पैसा नहीं आएगा। आपको यही लगता है कि यार अगले साल मेरे को ये पैसा नहीं आएगा, तभी आप क्या बना लेते हो? प्रोविजन बना लेते हो। जब मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब भी क्या है कि मेरे को लगता है कि शायद मेरे से पैसे का आउटफ्लो हो सकता है फ्यूचर में, आने वाले टाइम में ये मेरे को पैसे का फ्यूचर हो सकता है, पैसे का आउटफ्लो हो सकता है फ्यूचर में। फ़र्क क्या है? जो आपकी प्रोविज़न होती है वो आप P&L में दिखाते हो, वो आप बैलेंस शीट में अकाउंट फॉर करते हो। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि प्रोविज़न आप बैलेंस शीट में भी दिखाते हो, प्रोविज़न आप P&L में भी दिखाते हो। बट जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है वो आपके P&L या बैलेंस शीट में नहीं आती, वो सबसे पहले कहाँ पे आती है? वो आपके नोट्स टू अकाउंट्स में ही आती है। कहता कंटिंजेंट लायबिलिटी इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जो कि डिपेंड करता है फ्यूचर में हो या फिर ना हो सकता है या नहीं भी हो सकता। बट प्रोविजन क्या होती है? मेरे को एक बार बताओ, मैं एक इंसान पे, मैं अपने एक डेटर्स पर प्रोविजन क्यों बनाऊंगा? मेरे को क्या आफत आ पड़ी है कि मैं अपने डेटर्स पर 5% की प्रोविजन बनाऊं? मैं अपने डेटर्स पर 5% की प्रोविजन तभी बनाऊंगा जब आज के हालात मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि यार कि मेरे को ये कि हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे पास पैसा ना आए। क्या ये आपको डर लग रहा है? क्या आज के हालात देख के आपको ये डर लग रहा है कि यार हो सकता है कि फ्यूचर में पैसा ना आए, तभी आप प्रोविजन बना रहे हो? तो यहाँ पे वो क्या कहता कि प्रोविजन का मतलब होता है कि अब प्रेजेंट लायबिलिटी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या होता है?
आपको पता ही नहीं है कि मेरे को पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा तो अमाउंट की भी आपको रिलायबिलिटी नहीं है। आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी में दो चीज़ों की रिलायबिलिटी नहीं है। सबसे पहली तो आपको यही रिलायबिलिटी नहीं है कि यार मेरे को पैसा देना पड़ेगा भी या नहीं देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ा तो कितना देना पड़ेगा। आपको दो चीज़ों की रिलायबिलिटी, आपको दो चीज़ों पे कंफ्यूजन है कि देना भी है या नहीं देना, और कितना देना पड़ेगा अगर देना पड़ गया। प्रोविज़न में अब अगर जो मैं बैड डेट की प्रोविज़न बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 5% प्रोविज़न बनाई अपने बैड डेट्स पे, तो मेरे को ये चीज़ तो ओके है कि यार अगले साल पैसा तो डूबने वाला है। आज के हालात देख के, आज जितनी वॉर्स चल रही हैं, ये सारे हालात देख के मेरे को ये तो समझ में आ रहा है कि यार पैसा तो डूबने वाला है। जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं मार्केट के, पैसा डूबेगा। इसका मतलब जो चीज़ पहले आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी में प्रोबेबल नहीं थी, वो आपको यहाँ पर प्रोबेबल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, हो सकता है या नहीं हो सकता। पर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि ये तो होगा ही, पैसा तो डूबेगा ही, पर आपको ये नहीं पता कितना पैसा डूबेगा। अगर आज मेरे पास 1000 के डेटर्स हैं और मैं 5% की प्रोविज़न बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़, तो क्या मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले साल जो पैसा डूबेगा वो सिर्फ 50 रुपये का पैसा डूबेगा? नहीं, हो सकता है 40 हो जाए, हो सकता है 60 हो जाए। तो प्रोविज़न में मेरे पास अमाउंट की रिलायबिलिटी नहीं है। मैं अमाउंट को पक्का नहीं कह सकता कि यार हाँ ये ठीक है, मैं ये वाला पैसा हो सकता है कि इतना पैसा ना आए, बट मेरे को ये श्योर है कि पैसा डूबेगा जरूर। आई एम वेरी मच श्योर कि पैसा डूबेगा तो ज़रूर डूबेगा पैसा, पर कितना डूबेगा वो नहीं पता। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं प्रोविज़न बनाता हूँ। जब मेरे को पता ही नहीं है कि यार पैसा डूबेगा भी नहीं डूबेगा, और अगर डूब गया तो कितना डूबेगा, तो मेरे को जब इन दोनों चीज़ों का ही नहीं पता, तो मैं क्या बनाता हूँ, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और जब मेरे को पता है कि पैसा डूबने वाला है, कितना डूबने वाला है, तब मैं क्या बनाता हूँ, लायबिलिटी। नोट कर लो इसको कहीं पे। जब मेरे को पक्का है कि पैसे का आउटफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, प्रोविज़न, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी। ठीक है जी। प्रोविज़न में मेरे को ये तो पता है कि पैसा जाएगा, बट ये नहीं पता मेरे को, तभी मैंने यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे काटा नहीं मारा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मेरे को नहीं पता कितना जाएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी में ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। लायबिलिटी में ये भी पता है और ये भी पता है। मेरे को पता है कि मेरे को बैंक को 1 लाख रुपए का लोन रीपे करना है, क्या मेरे को पक्का पता है देना पड़ेगा? क्या मेरे को ये भी पता है कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या आ गई, ये जो तीनों चीज़ें, तो ये जो बैंक को पैसा पे करना है वो मेरा क्या आ गया, लायबिलिटी। ओके हो गया जी यहाँ तक। ठीक है जी। अगर आप इतना इन डेप्थ में पढ़ के और इसको ये ब्लू को पढ़ जाओगे तो आपके पेपर में गलती नहीं होगी, बट अगर आपको पेपर में डिफरेंस आता है तो आपको ये 4 चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी, तो इसको ब्लू को ज़रा अच्छे से करके चले जाना। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम अकाउंटिंग पॉलिसी पे। बस आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हो गई, बट स्टिल हमको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, किसी भी, अगर आपने कभी अमेज़ॉन या मीशो से या फ्लिपकार्ट से अगर आपने कभी रिफ़ंड लिया होगा, तो अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है ना इन तीनों प्लेटफॉर्म से, तो वो कहते हैं कहीं से भी पेमेंट कर दो। कैश में करोगे
कार्ड से करोगे, यूपीआई से करोगे, कैसे पेमेंट करोगे, हम हर तरीके से ले लेंगे। बट जब उन्होंने आपको पैसा रिफंड करना होता है ना, तो वो कहते हैं जी हमारी 48 to 70 आवर्स 72 आवर्स के बीच में आपका रिफंड आएगा, ये हमारी पॉलिसी है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं हर एक की कोई ना कोई पॉलिसी होती है, बिना पॉलिसी के तो काम चलता नहीं है। तो वैसे ही हर कंपनी की अपनी एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है कि हम इस चीज़ को कैसे शो करेंगे, हम इस चीज़ को कैसे दिखा सकते हैं। अब जो भी आपके सरकार, अब एक होते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम आगे पढ़ेंगे इनको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे आगे आके आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे लास्ट में है, फिर आपका ख़त्म है चैप्टर। तो ये जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में आपको ना रूल्स, ये आपके क्या होते हैं, एक तरह से आपके रूल्स होते हैं कि आपकी जो अकाउंटिंग है या फिर जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कैसे बनेंगी। ठीक है जी। तो अब हम उन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो कि हर एक कंपनी अपने पास रखती है अकाउंटिंग करने के लिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती क्या है, याद रखना है आपको। स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स। क्या क्या हो सकता है अकाउंटिंग पॉलिसी में, क्या हो सकता है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हो सकते हैं and methods of applying these principles for the preparation and presentation of financial statement. Accounting principles and method of applying these principles for the preparation and presentation of financial statement. अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इंटर में जाओगे, फाइनल में जाओगे, आप रियल लाइफ में जाओगे, तो आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि भैया कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई जाए। ठीक है, आपके पास मेजर टाइप्स होंगे। तो वो क्या कहता है कि चॉइस ऑफ द पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आप गलत पॉलिसी चूज़ कर लेते हो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बनेंगे, अंडर स्टेटमेंट होंगे, ओवर स्टेटमेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इट्स इफेक्ट। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक विच शुड बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द सिलेक्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर। ठीक है जी। एक मिनट, आई नो बंद हो गया है, लेट मी सी क्या इशू है। हाँ जी, आओ जी। अब वो यहाँ पे क्या कहता है अगर आप गलत पॉलिसी चूज़ कर लेते तो हो सकता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो अंडर स्टेटमेंट हो जाए या फिर ओवर स्टेटमेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसीडरिंग इट इफेक्ट, मतलब वो कहता है, मतलब मोटा मोटी वो आपको ये कहना चाहता है कि सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट और प्रिपेयर कर पाओ। फिर वो कहता है कि पॉलिसी को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आपने गलत पॉलिसी चूज़ कर ली तो आपकी परफॉर्मेंस है वो अंडर स्टेट भी हो सकती है और ओवर स्टेट भी हो सकती है। मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा भी दिख सकता है और आपका प्रॉफिट कम भी दिख सकता है। ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, आपको जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करनी है तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या था जी, प्रूडेंस हम ऊपर पढ़ चुके हैं क्या होता है, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं क्या होता है, और मटीरियलिटी भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करते हुए क्या क्या है, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म एंड मटीरियलिटी। अगर आपको कल को खुदा ना खास्ता अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ जाए, अब ऐसा तो नहीं है आपने एक अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ कर ली तो पूरी ज़िंदगी जब तक आपकी कंपनी चल रही है वही करोगे। हो सकता है कुछ चेंज करना पड़ जाए, तो आपको कब कब चेंज करना है। सबसे पहला, सरकार आपको बोल दे चेंज इन स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, लॉ। सरकार ही आपको बोल दे कि भैया आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दे कि भैया आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी तो ये चेंज करना पड़ेगा। बेटर प्रेजेंटेशन, अगर आपको लगता है कि यार अगर मैं दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करूँ ना तो और अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, ऐसे नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा, वाइब नहीं मैच कर रही इस अकाउंटिंग पॉलिसी से तो चेंज कर लेता हूं, नहीं ऐसा नहीं। आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए पॉलिसी को चेंज करने का, तभी आप पॉलिसी चेंज कर पाओगे। आपके पास प्रॉपर रीजन हो कि भैया इससे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर स्टेट हो जाएंगी, बेटर प्रेजेंट हो जाएंगी, तो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे दिखाता हूं। ठीक है जी। एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, अगर आप कोई भी चेंज करते हो पॉलिसी में तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि क्यों कर रहा हूं मैं चेंज और उस चेंज का क्या इफेक्ट आएगा आपके ऊपर। आप क्यों चेंज कर रहे हो और उसका इफेक्ट क्या आएगा। तभी मैंने कहा ना सिर्फ वाइब देखने से नहीं, आपके पास ये दोनों चीज़ें भी होनी चाहिए चेंज करने के लिए। ओके हो गई जी बात। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका यूनिट आ जाता है जी मेजरमेंट का। मेजरमेंट में वो क्या कहता है जी, अब देखो
जितनी भी आपकी अकाउंटिंग है, आप पूरी अकाउंटिंग में क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को मेजर ही कर रहे हो। ये मेजर कर लिया, वो मेजर कर लिया, ठीक है, एसेट्स को मेजर कर लिया, लाइबिलिटीज़ को मेजर कर लिया, तो आप ये सारी चीज़ों को मेजर ही करते आ रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एक बार इनको पढ़ लेना आप, जो ब्लू से है, ठीक है, बस आपको ट्रू फॉल्स के लिए। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी, मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। एलिमेंट आपको कैसे कर, अब आपकी सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता क्या है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है आपका P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक बार भूल जाओ इसमें, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं होता। इन दोनों में आपके एलिमेंट्स होते हैं। P&L में आपका क्या क्या एलिमेंट है, इसमें आपके एक्सपेंसेस हैं और आपकी इनकम्स हैं। बैलेंस शीट में आपके एसेट्स हैं और आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर आपको पूछ ले व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसको नोट कर लो। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब इनको कैसे मेजर करोगे, सबसे पहले आज आप ये एक एसेट खरीद के लेके, फॉर एग्जाम्पल आप ये आईपैड ही खरीद के लेके आए हो, ठीक है जी। अगर आप आज ये आईपैड खरीद के लेके आए हो तो इसको किस अमाउंट पे अपनी बुक्स पे दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये आईपैड जो आज खरीद के लेके आया हूँ ये 50,000 का है। लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये आईपैड 50,000 का है, ठीक है। मैं एप्पल के स्टोर से खरीद के लेके आया, ये कितने का मिल रहा है, 50,000 का। बट मेरे को ये पता लगा कि यार ये वाला जो एसेट है या फिर ये वाला जो आईपैड है, ये मार्केट में 30,000 रुपये का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, 30,000 का। मेरी कॉस्ट कितनी लगी हुई है इस आईपैड को खरीदने के लिए, 50,000। उस 50,000 को मैं कह देता हूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या कह देता हूँ मैं उसको, हिस्टोरिकल कॉस्ट। कि इस आईपैड को खरीदने के लिए मेरी कॉस्ट कितनी है, 50,000। जो 30,000 है, जो 30,000 है वो क्या होती है, मेरी करंट कॉस्ट, ठीक है। अभी अपना सिर्फ कितने पे बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। इसका मतलब है दिस इज माय एक्विजिशन प्राइस। मैंने जितने पे इसको खरीदा है उसको क्या बोल देते हैं हम, एक्विजिशन प्राइस। ओके हो गई जी बात, यहाँ तक आपको चीज़ ओके हो रही है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक्विजिशन प्राइस, ठीक है। अब करंट कॉस्ट पे आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने, अब आईपैड वाली ही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आईपैड ख़रीदा था 1 अप्रैल 26 को, कितने का, 50,000 का। 1 अप्रैल 27 को मेरे को पता लगा अरे ये एसेट तो आज नया नवेला मार्केट में 30,000 का है, बिल्कुल न्यू एसेट। ये नहीं कि सेकेंड हैंड एसेट, बिल्कुल न्यू एसेट। एक्चुअली टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई थी तो वो कहते हैं जी अब ये वाला एसेट कितने का मिलेगा, 30,000 का ही मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को एक बार बताओ, क्या आज किस दिन, 1 अप्रैल 27 को, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, आज 1 अप्रैल 2027 है। क्या मैं अपने एसेट को 50,000 पे ही दिखाऊं या फिर आज इसको मैं 30,000 पे दिखाना शुरू कर दूं। मोटा मोटी मैं आपको समराइज में बता देता हूं, एक मिनट, मैं आपको समराइज वे में दिखा देता हूँ कि आपके जो एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उनको वैल्यू करने के आपके पास टोटल 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप अपने एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते रहो, माइनस कोई भी डेप्रिसिएशन करनी है उसको करते रहो, जैसे अपन नॉर्मल अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 50,000 अगले साल आप कितने पे दिखाओगे, 50,000 माइनस यानी डेप्रिसिएशन करके उसको आप दिखा दोगे, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। करंट कॉस्ट का मेथड क्या होता है कि एसेट्स आर कैरिड एट द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इफ द सेम एसेट वाज एक्वायर्ड करंटली। अगर आज वो एसेट को आप खरीदने जाओ, करंट में अगर उस एसेट को खरीदने जाओ तो वो एसेट कितने का पड़ेगा। अगर आज 1/4/2027 को आप वो आईपैड खरीदने जा रहे हो तो उस आईपैड की कीमत 30,000 है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 1/4/2027 की बैलेंस शीट में आप अपने आईपैड को 30,000 का दिखा दो।
आप अपने आईपैड को कितने का दिखा दो, 30,000 का दिखा दो। बट क्या हम लोग ऐसे करते हैं? नहीं, हम तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलते हैं, जितने का खरीदा माइनस डेप्रिसिएशन करते करते आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बट ये एक तरीका आपको बताया है कि ऐसा भी कर सकते हैं, हमने अभी तक करा नहीं है, जितना भी हमने आज तक अकाउंट्स पढ़ा हमने कभी नहीं करा, ठीक है। तो करंट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आज वो एसेट खरीदता तो कितने का होता, ठीक है। नेक्स्ट, रियलाइजेबल वैल्यू या फिर सेटलमेंट वैल्यू। अब 1/4/27 को अगर मैं ये एसेट जो 1 साल पहले मैंने ख़रीदा था, अगर मैं इसको आज मार्केट में बेचने जाता हूँ तो मेरे को 25,000 रुपया मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 25,000। इसका मतलब है कि इस एसेट को सेल करके आई विल रियलाइज 25,000। क्या हो गया? मैं कितने पैसे रियलाइज करूंगा? 25,000। तो इस 25,000 को मैंने क्या कह दिया? रियलाइजेबल वैल्यू। ओके हो गए। नाउ नेक्स्ट क्या आ गया जी? हमारा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? अब इस आईपैड को मैंने कितने का खरीदा था? 50,000 का खरीदा था। मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि इस आईपैड को अगले 5 साल तक मैं यूज़ करूँगा। उन अगले 5 सालों में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हर साल 20,000 रुपीज़ मैं कमाऊँगा। ये आईपैड की लाइफ 5 साल है और ये 5 सालों में मैं इस आईपैड को यूज़ करके मैं 20,000 रुपीज़ कमाता ही रहूँगा, ठीक है जी। अब इन 20,000 को मैं अगर मेरे को आज देखना है कि मैं कितने पे इसको वैल्यू करूं, तो मेरे को इनकी क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। आपने अकाउंट्स, आप मैथ्स में सीखते हो ना कि मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में आप लोग सीखते हो ना कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है। तो इन पांचों की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल रखी हैं मैंने, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? मैं अपने एसेट को इन सब की प्रेजेंट वैल्यू पर दिखा दूंगा, ठीक है जी। ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है। अगर आप ये वाला एग्जांपल पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ ओके हो जाएगी कि मैं कौन से प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप 4 तरीके से दिखा सकते हो। कौन से? हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हमने कर लिया कि जितने पे खरीदा था। करंट कॉस्ट, जितने पे आज वो एसेट मार्केट में बिक रहा है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर वो एसेट आज मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूं तो वो कितने का बिकेगा। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आज अगर मैं इस सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो ये कितने का मिल जाना चाहिए। तो इस सब का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। ओके होगी जी बात। चल, वैल्यू इन मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया? वैल्यू इन मेजरमेंट का मतलब हो गया जनरली द वैल्यू मीन्स द बेनिफिट। वैल्यू इन मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया कि मैं इस एसेट से कितने पैसे कमा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन बॉट अ कार फॉर 2,50,000। द वैल्यू विच ही विल गेट फ्रॉम द कार इज द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कार एंड अकॉर्डेंस द वैल्यू ऑफ 2,50,000 विच इज़ मेजरेबल इन मनी। इन अकाउंटिंग द वैल्यू इज ऑलवेज मेजर इन द। छोड़ो, इसको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फालतू की थ्योरी लिख रखी थी मैंने भी यहाँ पे लिख दी। एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है? पर देखो, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ी थी। यहाँ पर नीचे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है जी? अब आप लोग कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो वो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे नहीं बनती कि आपको पक्का ही पता होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ही एग्जांपल ले लेता हूँ। आप हमेशा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1,000 के डेटर्स पड़े थे। कितने के डेटर पड़े थे? 1,000 के। मैंने कहा क्यों ना 5% की डाउटफुल डेट बना लिया जाए। तो मैंने डाउटफुल डेटर कितनी बनाए होंगे? 50 बनाए होंगे। क्या जब मैंने 50 का डाउटफुल डेट बनाया तो क्या मैं 100% श्योर हूँ कि अगले साल ये 50 रुपीज़ ही मेरे पैसे डूबेंगे? नहीं, हो सकता है 10 भी डूब जाए, हो सकता है 60 भी डूब जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल। ये तो 50 मैंने एक तरह से एस्टीमेट, बेस्ट एस्टीमेट लगाया कि मेरे को लगता है यार 5% से ज़्यादा तो पैसा नहीं डूबना चाहिए। 5 का 6 भी हो सकता है, 5 का 1 भी हो सकता है, 5 का 0 भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इस केस में मैं जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं तो मैं कुछ एस्टिमेट्स लेके बनाता हूं, जैसे कि डेटर की क्वालिटी, डेटर का इंटेंशन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो उससे क्या करता हूं? मैं प्रोविजन का एस्टिमेट बनाता हूं।
तो जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ मैं कुछ कुछ एस्टिमेट्स लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ, उनको मैं कह देता हूँ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का क्या है, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर आर सर्टेन इवेंट दैट हैवंट हैपेंड बट हो सकता है आगे हो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उन एस्टिमेट्स को मैं कह देता हूँ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आपके लिए अभी इतना ही इंपॉर्टेंट था जानना। ओके, हो गई जी बात। नेक्स्ट में आ जाता हूँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। आपके लिए वैसे इतना मेरे को नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मैं आपको, क्योंकि आपके पेपर क्योंकि आपकी उसमें दे रखा था तो मैंने यहाँ पर भी दे दिया। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जी आपके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि अब मैंने आपको ये बताया था कि हर एक कंपनी की अपनी एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि चलो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ही बात कर लेते हैं। आपने कहा कि मैंने 5% की प्रोविज़न सिर्फ इसीलिए बनाई क्योंकि मैंने डेटर की क्वालिटी देखी, डेटर का इंटेंशन देखा, एनवायरनमेंट देखा कि क्या है क्या नहीं है, तो आपने 5% की अपनी प्रोविज़न बना ली। आपको किसने सलाह दी कि प्रोविज़न बनाते हुए आपको ये सारे फैक्टर्स देखने हैं? आपको किसने कहा ये कि आपको प्रोविज़न बनाते हुए, अभी हम तो सिर्फ डाउटफुल डेट की प्रोविज़न की बात कर रहे हैं। एक कंपनी में पता नहीं कितनी तरह की प्रोविज़न्स बनती हैं, कितने तरह की आपके एसेट्स होते हैं, उन एसेट्स को किस पर वैल्यू करना है। अब हमने इन्वेंट्री में एक लाइन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आपने ये लाइन पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी भी है। तो वो जो लाइन है कि इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये आपको किसने सलाह दी कि इन्वेंट्री ऐसे वैल्यू होगी? ये आपको सलाह दी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में, जो आप इंटर में पढ़ोगे। आपने जितनी भी अभी तक अकाउंटिंग करी है, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना हो, चाहे बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही हो, चाहे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन लगानी है, डब्ल्यूडीवी लगानी है, कौन सी लगानी है, चाहे इसका डिसीजन ही हो, ये सब कौन देते हैं? ये सब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। ये सरकार आपको ऑप्शंस देती है कि अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो तो आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनानी है, क्या करनी है, आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनानी है। सरकार आपको ये सारी चीज़ें बताती है कि आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है और कैसे अकाउंटिंग नहीं करनी। सर हमें सरकार क्यों डायरेक्ट करती है? मेरे को एक बात बताओ, इंडिया जैसे शहर में सरकार इतना कुछ रेगुलेट करती है, अगर सरकार कुछ रेगुलेट ना करे तो आप अपनी मर्जी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी शुरू कर दो। एक जना पहले बैलेंस शीट बना रहा है, फिर पी&एल बना रहा है, फिर ट्रेडिंग बना रहा है। एक जना पी&एल ट्रेडिंग बना रहा है, बैलेंस शीट बना ही नहीं रहा। एक जना किस हिसाब से बना रहा है, एक जना किस हिसाब से बना रहा है। तो हर कहेंगे भैया हम तो खुली चिड़िया हैं, हम जैसे मर्जी बनाएंगे। तो सरकार ने आपको बता दिया कि आपको भैया अकाउंटिंग कैसे करनी है। सरकार आपको डायरेक्ट कर रही है। अगर सरकार आपको डायरेक्ट ना करे, आप अपने हिसाब से अकाउंट्स की बुक्स बना लो और टैक्स ही ना दो। एक जना 10 रुपए की इनकम दिखा रहा है, एक जना 50 रुपए की दिखा रहा है, अगला कहता है जी हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो सरकार ने ये रेगुलेशन आप पे लगाई है कि आपको बुक्स कैसे बनानी है, ताकि पूरे इंडिया में जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने वो स्टैंडर्ड बने। पूरे इंडिया में डेबिट क्रेडिट का रूल लग रहा है, ऐसा नहीं है कोई रूल लगा रहा है, कोई अपनी मर्जी से रूल लगा रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि हर जना एक ही तरह की अकाउंटिंग कर रहा है, तो कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं होते, अरे तुम्हारी बुक ज़्यादा ठीक है, तुम्हारी बुक ज़्यादा गलत है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर। अब जब भी आपको सरकार कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है, या फिर जनरली अब मैं बात कर लेता हूँ कि जब भी आप कोई सरकारी काम करने जाते हो या सरकारी बैंक जाते हो, क्या आप दुनिया जहान के डॉक्यूमेंट लेके जाते हो? आधार भी ले जाओ यार, पैन भी ले जाओ, फोटो कॉपीज़ भी ले जाओ, सेल्फ अटेस्टेड भी ले जाओ, क्या ये सारी चीज़ें लेके जाते हो? तो वैसे ही आपको पता है कि जब भी सरकार कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगी वो एडिशनल डिस्क्लोजर्स ही मांगेगी, मतलब वो एडिशनली बोलेगी कि तुम ये भी बताओ, वो भी बताओ, वो भी बताओ। तो बेनिफिट क्या हो जाता है, जब सरकार आपको कोई चीज़ कह रही है ये करने के लिए,
तो सरकार ऑलरेडी बहुत सारी प्रिकॉशंस लेके बहुत सारी चीज़ों को देखकर आपको ये कह रही होगी। तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी या फिर जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी वो बहुत ही अच्छी सफिशिएंट होगी विद द एडिशनल डिस्क्लोजर्स होंगी। ठीक है जी। कंपेरेटिबिलिटी, अब जब सबकी स्टेटमेंट्स एक जैसी बनी है तो कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि लिमिटेशन का क्या है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है, सरकार ने सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, तो ये आपका एक लिमिटेशन है। पर एंड फॉर एग्जांपल अब क्रिप्टो है, अब जो इंसान इंडिया में क्रिप्टो का काम करना चाहता है उस पर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है आज के टाइम पे। अब जो इंसान क्रिप्टो का काम करना चाहता है वो कैसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, पता ही नहीं है। डिफिकल्टी इन मेकिंग अ चॉइस बिटवीन द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। अब आपको कई बार सरकार इतने ऑप्शंस दे देती है कि आपको समझ में नहीं आता रहे मैं कौन सा ट्रीटमेंट चूज करूं, तो कई बार वहां पे भी दिक्कत आ जाती है। फिर लास्ट में क्या आ गया जी, आपका स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, और लास्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या होगा, अब जैसे इंडिया में लॉ कैसे बनता है, सबसे पहले अगर जैसे अभी रिसेंटली आपका सबसे पहले पेपर लीक का लॉ बना, या फिर पहले 2024 में बना था, या अभी रिसेंटली अगर वो कुछ ऐसा लॉ बनाते हैं तो उसमें भी क्या होगा आपका, जब आपका, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको एक एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अरे इंडिया में इस चीज़ की ज़रूरत है लॉ बनाने की या फिर नहीं है। तो वैसे ही सबसे पहले आप कोई एक एरिया आइडेंटिफाई करते हो क्या मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाना है या फिर नहीं बनाना। फिर आप लोग क्या करते हो कि उस एरिया से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही छोटी एग्जांपल ले लेता हूँ